अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आई होप आपकी प्रिपरेशन नीट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो मैं आज से आपका सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी बस हम बायोलॉजी का एंड लाइन टू लाइन पढ़ेंगे 2021 और 2022 के लिए। ठीक है, क्योंकि 2021-2 में भी एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो हम एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ेंगे। हम आप एनसीईआरटी निकाल कर मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। आप एक बार लाइन आपने से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और मेरे साथ रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने 2020 में भी पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चों का जो मैंने पढ़ाया था उसमें से 345 प्लस मार्क्स बहुत बहुत लोग बच्चों का है। ठीक है, आप बस एनसीईआरटी मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप टेस्ट दे दो बायो का, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और 350 प्लस मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हो 2021 और 2022 में। हम स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ओके, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस पढ़ते हैं पहले, इसको बड़ा करते हैं, 1 मिनट गाइस। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? Okay, सभी ऑर्गेनिजम्स चाहे सबसे बड़ी ही क्यों ना हो, लाइफ की जो शुरुआत होती है ये सिंगल सेल से ही होती है। ओके, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्ज ऑर्गेनिजम्स। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे सिंगल सेल इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर सकती है। ओके, ग्रोथ एंड इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर characteristics ऑफ अ सेल्स इंडीडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस सभी सेल्स की ही नहीं बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, all cells reproduce by dividing into with each parental cell giving rise to the two daughter cells each time they divide। सभी सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होकर रिप्रोडक्शंस करती है, जिसमें ईच प्रेजेंट सेल पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन themselves grow and divide giving rise to a new cell population that is formed by the growth and divisions of a single parental cell and its progeny। सिंगल पेरेंट सेल्स और इसकी प्रोजेनी ग्रोथ और डिविजन्स के बाद एक नई सेल्स पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती है। ओके, इन other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cycle। इस प्रकार की ग्रोथ और डिविजन्स की कई साइकिल्स के बाद एक सेल से लाखों सेल वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडिविड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लाइन बस याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे सेल साइकिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट लाइन होगा मैं आपको मार्क करा दूंगा, आप मार्क करते रहना। ठीक है, बस एनसीईआरटी पढ़ना। सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place। सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, डिविजन्स के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल ग्रोथ होगी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल दिस प्रोसेस एग्जाम्पल सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। ये सभी प्रोसेस जैसे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू एंश्योर करेक्ट डिविजन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होकर इस प्रकार चलते हैं कि सेल्स सही तरीके से होता है और डॉटर सेल्स में इनकी पेरेंट सेल का जीनोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides in two daughter cells is termed as cell cycle. सेल साइकिल क्या होता है समझिएगा। सेल साइकिल घटनाओं का वह सीक्वेंस है जिसमें सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन और अन्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स की सिंथेसाइज करती है और लास्ट में डिवाइड होकर क्या बनाती है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट है। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म के संदर्भ में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। डीएनए सिंथेसाइसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। डीएनए सिंथेसाइसिस सेल डिविजन के एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है। कौन सा स्टेज में होती है? एस फेज में। डीएनए सिंथेसाइसिस एस फेज में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events. सेल डिवीजन के दौरान रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए कम्प्लेक्स प्रोसेस के दौरान डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, दिस इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे फेसेस ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अ टिपिकल एक मिनट गाइस। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ओके, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल ह्यूमन सेल कितना, दिस सेल्स डिवाइड वंस इज अप्रॉक्सिमेटली 24 आवर्स। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल ह्यूमन सेल लगभग प्रत्येक 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है। ओके, और वही बात करें ईस्ट का तो ये 90 मिनट्स लेती है, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, ये लाइन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इनका फेस पढ़ेंगे। फर्स्ट इंटरफेस, दूसरा है एम फेस, जिसे हम माइटोसिस फेज कहते हैं। इंटरफेस जो होता है ना, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट फेज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें 95% से ज़्यादा टाइम लेती है इंटरफेस में, और बाकी जो 5% बचे ये एम फेस में होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना। आगे पढ़ेंगे, आगे चलते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। द एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन or mitosis occurs and the interface represent the phase between two successive M phase। most important है। क्या बोल रहे हैं कि एम फेस उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एम फेस किसको, उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या हो, एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस हो, उसमें एम फेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटरफेस दो सक्सेसिव एम फेस के बीच की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरफेस किसको, ये दो सक्सेसिव एम फेस के बीच को जो अवस्था होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, एम फेस क्या करता है, ये एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है। इंटरफेस दो सक्सेसिव एम फेस के बीच की जो अवस्था होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24 hours average durations of cell cycle of human cell, okay, ह्यूमन सेल की सेल साइकिल का एवरेज टाइम 24 घंटा होता है, जिसमें सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे में पूरा होता है। ओके, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स। मैंने बोला ना कि सेल डिवीजन सिर्फ 1 घंटे में पूरा होता है। The interface last more than 95% of durations of the cell cycle। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इंटरफेस सेल साइकिल का 95% से ज़्यादा टाइम लेती है, और जो 5% बचा वो एम फेस में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The
M phase start with nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes, karyokinesis, okay, and usually ends with division of cytoplasms, cytokinesis. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम फेज की स्टार्टिंग मतलब एम फेज की शुरुआत न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं इससे होती है, और लास्ट में साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस के साथ होती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, एम फेज की शुरुआत न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस से होती है और लास्ट में साइटोप्लाज्म के डिवीजन किससे होती है, साइटोकाइनेसिस से होती है। ओके, द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी कहते हैं, याद रखिएगा, एम फेस को नहीं, इंटरफेस को क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेस भी कहते हैं। is the time during which the cell is preparing for division by understood both cell growth and DNA replication in an orderly manner। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है, इस दौरान एक तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए दोनों होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस का जो इंटरफेस किसमें 3 पार्ट में डिवाइड होगा, G1 फेस जिसे हम गैप 1 कहते हैं, S फेस जिसे हम सिंथेसाइज कहते हैं, और G2 फेस जिसे हम गैप 2 कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो G1 फेस है ना, ये याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है। ओके, हम पढ़ेंगे एक एक लाइन सब एक एक करके, डायग्राम भी देखेंगे, ये थोड़ा सा बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। G1 फेस corresponding to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, most important। G1 phase माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि G1 फेस में सेल जो होती है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, याद रखिएगा, G1 फेस में जो सेल होती है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रो करती है, लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती, बट इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है G1 फेस में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा एडिशनल पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर। G1 फेस क्या करती है, सेल ग्रोथ ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और सिंथेसाइज करती है आरएनए और प्रोटीन, और ये मैक्सिमम साइज की होती है G1 फेस में, याद रखिएगा। ठीक है, G1 फेस क्या, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि G1 फेस में माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बीच इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, G1 फेस में सेल जो होती है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रोथ करती है। ठीक है, लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती है। ठीक है, G1 फेस याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे S और सिंथेसाइज फेस। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। S या सिंथेसाइज फेस, इस फेस के दौरान डीएनए की सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। S फेज में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, S फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसाइज होगा और रेप्लिकेशन होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। एस फेस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप अच्छे से पढ़िएगा। एस फेस में क्या होगा, डीएनए की सिंथेसाइज होगी और रेप्लिकेशन होगा इसमें। ठीक है, एस फेस में होगा, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल, इस दौरान डीएनए का अमाउंट होगा वो 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C इट इंक्रीज टू 4C। यदि डीएनए का इनिशियल अमाउंट 2C हो तो ये इंक्रीज होकर बढ़कर 4C हो जाता है। ओके, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम्स नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर इसमें सेम होता है। ठीक है, कोई क्रोमोसोम्स नंबर इसमें बढ़ता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। if the cell had diploid or 2n number of
chromosomes at G1 even after S phase of the number of chromosomes remains the same, example 2n। यदि G1 फेज में सेल डिप्लॉयड 2n हो तो S फेज के बाद भी सेल 2n ही रहती है। क्या बोला? G1 फेज में सेल डिप्लॉयड 2n हो तो S फेज के बाद भी सेल 2n ही रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicate in the cytoplasm। एनिमल सेल में S फेज के दौरान DNA का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। याद रखिएगा, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एनिमल सेल में S फेज के दौरान DNA का जो रेप्लिकेशन होता है ये न्यूक्लियस में होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज proteins are synthesized in preparation of mitosis while cell growth continues। G2 का बात करें तो G2 फेज का इस फेज में सेल ग्रोथ और माइटोसिस के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, G2 फेज, इस फेज में सेल ग्रोथ के साथ माइटोसिस के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है G2 फेज में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, ये लाइन से कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे साथ। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल्स। एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स डिवाइड नहीं होती है। क्या है एग्जाम्पल? हार्ट सेल्स। एंड many other cell divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। और इंजरी या डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल्स कभी कभी occasionally डिवाइड होती है। ओके, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस सेल्स that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे डिवाइड ना होने वाली सेल्स G1 फेज से एग्जिस्ट हो जाती है। ये 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे डिवाइड ना होने वाली सेल्स G1 फेज से एग्जिस्ट हो जाती है और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, एंटर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन स्टेज कहते हैं, जिसे हम G0 कहते हैं। ओके, cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called one to do so depending on the requirement of the organisms। most important है, G0 फेज की सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ये G1 में भी होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव, याद रखिएगा, लेकिन डिवाइड नहीं होती है। इनका डिविजन्स ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता पूर्वक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम फेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ते पहले। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है। याद रखिएगा। ओके, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस to this where haploid cells divide by mitosis, for example male honey bee। ओके, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉइड या डिप्लॉयड सेल दोनों प्रकार की सेल्स में होती है, बस आप ये इतना याद रखना है। ठीक है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। आपको पता है ना कि प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एम फेज। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एम फेज से। तब तक के लिए बस आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बस नहीं है, इसमें ये एनिमल्स और इसमें प्लांट्स का याद रखना है। ठीक है, प्लांट्स का बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप बस एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और आपको कुछ नहीं पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मैं 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, 2 या 3 दिन में।
ठीक है। सो हम कल मिलते हैं। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।